नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नेता नगरी का तीसरा विषय ऐसा विषय है जो बार बार आ जाता है, जबकि उस पर बात करने को ज्यादा कुछ है नहीं। 23 अगस्त को 23 नेता चिट्ठी लिखते हैं। क्या सुंदर राय मारा है और कहते हैं कि आपसे तो चल नहीं रही। देखिए उसका लब्बो-लुआब चिट्ठी का यही था, आपसे चल नहीं रही है। शरद पवार ने भी कह दिया कि ये तो ऐसे एडहोकिज्म में है राहुल गांधी, और कुछ हो तो फिर तुरंत फिर राग गाए जाने लगते हैं, भक्ति के राग दरबारी शुरुआत है। नहीं गांधी परिवार। अब खबर दो आई हैं, दो तीन। एक केरल, जहां हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, कांग्रेस ने सत्ता एलडीएफ के यहाँ तो गंवाई थी, कांग्रेस को लग रहा था वो वापस आएंगे। वायनाड से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद हैं। वहां पर पंचायत चुनाव में कांग्रेस फिर से बुरी तरह हारती है। पंचायत चुनाव के नतीजों को इंडिकेटर माना जाता है अगले विधानसभा चुनाव का। अगले साल तो वो भी है इलेक्शन। तो वो साफ बता रहा है कि फिलहाल कांग्रेस कितनी कमजोर है। दूसरी चीज, उसके पहले आप बिहार हारे, हैदराबाद में आप कहीं थे ही नहीं। एक क्लासिक केस है, आपने एक नया राज्य बनाया, ना आपको आंध्रा का सपोर्ट बचा, ना आपको तेलंगाना मिला, है ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पश्चिम बंगाल में आप कभी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हुआ करते थे, क्लैरिटी नहीं है ममता के साथ जाना है कि लेफ्ट के साथ जाना है। अभी आप लेफ्ट के साथ हैं और क्या हालत हुई। ऐसे में इन नेताओं को कमलनाथ, अशोक गहलोत, इन सब की बीच बचाव से वापस से बैठा जाता है। फिर से कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएंगी, फिर से कुछ हो जाएगा। एक किस्म का तदर्थवाद है जो कांग्रेस को ग्रसे हुए है, और जब तक, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये गांधी परिवार के बाहर नहीं देखते हैं तब तक उसका किसी भी किस्म का रिवाइवल हो नहीं सकता है। फिर उसमें ये भी है सौरभ, जो कई लोगों ने हिंट पॉइंट आउट करा है इससे पहले कि अगर नहीं गांधी परिवार तो फिर जो समुच्चय आप सोच रहे हैं कि जिसको कांग्रेस कहा जाएगा वो जितने बच जाएंगे, उसका गोंद क्या होगा। मतलब जितने लीडर्स हैं, कपिल सिब्बल हैं और उनके साथ एक बड़ी देखिए ये जो आपने कहा ना कि गांधी परिवार नहीं तो कौन, मुझे वो 60 की बहस याद आ गई। नेहरू के बाद कौन, देश चला ना। हाँ, नेता आए, सत्ता पे दावेदारी की, तो ये कौन तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। गावस्कर के बाद कौन, सचिन के बाद कौन, धोनी के बाद कौन आते हैं ना। हाँ, मोदी जी के बाद कौन होंगे, इस पर बात होती है। ठीक है, तो ये कौन वाला मसला नहीं है। वो ये जरूरत से ज्यादा तर्क घिस चुका है कि गांधी परिवार वो गोंद है जो इन सबको बांध के रखे। हो सकता है कोई ऐसा असर्टिव नेता है जो क्राउड पुलर हो, नैरेटिव बिल्डर हो। मतलब असर्टिव चले जाते हैं कहीं और। ये दूसरी चीज, हाँ दूसरा आपने सही जिक्र किया, अगर ये रिजॉल्व नहीं करते हैं तो इनके कई संभावनाशील नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चलेंगे, अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन करेंगे, या हो सकता है कोई नया राष्ट्रीय विकल्प खड़ा हो। क्योंकि हमारे वो गांव में कहते हैं पट्टा लिखा के नहीं आए 99 साल का कि एक ही जगह पे चाकरी करनी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी के बारे में हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। तो अभी वो आप डिफेंस कवर करते हैं। जी हाँ, वो मीटिंग से भी एक वॉकआउट कर गए थे। मीटिंग में दरअसल पार्लियामेंट्री पैनल की वो मीटिंग है डिफेंस की, और उसमें अब पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि वहां पे आप अभी नहीं बहुत जा डिटेल्स नहीं आए हैं, उन्होंने अपना पक्ष हालांकि रखा है। डिटेल्स हैं वो जो आपको सूत्रों से मिलती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल की ऐसे जाकर के आप कोई उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह आपको एक्सेसिबल नहीं होती है। वो पार्लियामेंट का प्रिविलेज, कॉन्फिडेंशियल भी होता है, वो कॉन्फिडेंशियल भी होती है। तो वहां पे सीडीएस मौजूद थे, और वहां पे जितना मैं अध्ययन कर पाया उसमें यह था कि वहां यूनिफॉर्म्स पे डिस्कशन चल रहा था। अब ये देखने वाली बात है कि क्या राहुल गांधी कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, या वो बोलते बोलते उनको काट दिया गया। क्योंकि उनका कहना ये है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी पे बात करना चाहता था और मुझको टोक दिया। तो अब उसको देखने के दो तरीके हैं, या तो उनको सच में जैसा वो कह रहे हो कि उनको चुप कराया गया, जो कि उन्हें ठीक नहीं लगा तो उठ के चले गए, या वो एजेंडा से बाहर बीच में इंटरवीन करने लगे। ये मैं बिल्कुल अपने मुंह से ही ये चीज कहना चाह रहा था कि एक फिर मीटिंग का एजेंडा भी होता है। जैसे हम नेता नगरी हैं, तो जैसे मैं रखवाले भी करता हूँ, वो यहाँ मैं नहीं चालू हो जाऊंगा ना, वो एक दूसरी चीज है और उसका समय आएगा जब वो होगा। इसके बाद हम शो करने वाले हैं, तो वो एक सीक्वेंस है।
तो क्या उन्होंने उस सीक्वेंस का इंतजार नहीं किया और वो बीच में बोल गए, और उनको फिर जब मीटिंग के सभापति हैं वो टोकते हैं, तो वो ये देखने वाली चीज है कि मतलब जो गुस्सा था उनका, जो एतराज था, वो कितना जायज था। एक चीज और है जो कई लोग बात कर रहे हैं कि क्या एक और स्टॉप गैग अरेंजमेंट आ सकता है सोनिया गांधी और अगर राहुल वापस आते हैं, जो एक मॉबरिंग चल रही है, हालांकि उन्होंने फिर से कहा कि मैं नहीं आऊंगा, तो वो क्या हो सकता है। कोई कह रहा है कि राजस्थान से अशोक गहलोत को बुला लिया जाए। अशोक गहलोत के करीबियों का कहना है कि साहब सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष आज की तारीख में बड़ा थैंकलेस सा जॉब है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप हाय एक आध 2 साल में हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। कमलनाथ 75 प्लस है, 70 प्लस तो है। और अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान वो उस तरह से चल भी गया था, उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़ा आराम चाह रहा हूं। और कमलनाथ कभी भी ऐसे नेता नहीं रहे जो बिल्कुल जमीन पे बड़ी पकड़ हो। वो एक खास किस्म की जो पॉलिटिकल ब्रीड है, कॉर्पोरेट में अच्छे संबंध, दिल्ली के नेता, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को खूब नर्चर किया ताकि वहां से आ सके, और अक्रॉस द पार्टी रिलेशन भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दरी फट्टा वाला। मतलब वो अहमद पटेल की परंपरा के नेता हुए उस हिसाब से। हाँ, अहमद पटेल की परंपरा के, लेकिन वो लगातार सरकारों का हिस्सा भी रहे। अहमद पटेल हमेशा पीछे रहे, वही उनकी ताकत, हमेशा संगठन की का काम किया उन्होंने। तो वो है। फिर कई नामों का जिक्र हो रहा है, कोई मुकुल वासनिक का जिक्र करता है, लेकिन मुकुल वासनिक G23 का हिस्सा है जिन्होंने दस्तखत किए। कई लोगों ने अचरज भी किया इन्होंने क्यों कर दिए, ये तो बड़े करीबी हैं। तो ये थोड़ा मजेदार होगा देखना कि ये चढ़नी कहीं जाती है, वैसे कहीं जाएगी नहीं। कांग्रेस है, ये अपनी रफ्तार से घुन खा रही है। ठीक, जब तक ये अपने छत्रपों को ताकतवर नहीं बनाएंगे, भूपेश बघेल, गहलोत, कैप्टन अमरिंदर और पुदुचेरी, अभी तो यही 4 बचे हैं इनके पास, तब तक तो इनका कुछ नहीं हो सकता। मैंने अब बहुत पुरानी चीज हो जाएगी, लेकिन जो भी एक ऐसा मीटियोरिक राइज की तरफ बढ़ता है ना, उसका मतलब कहीं पीछे से कहीं जड़ कट जाती है। जयराम रमेश को याद कीजिए, वो पर्यावरण मंत्री होते थे जी कैबिनेट में, और वो बिल्कुल हेडलाइंस बना रहे थे अपने डिसीजन से, जिस तरह की बातें वो करते थे। वो ऐसा कई बार कहा गया कि वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, जब दोबारा आए तब क्या हुआ, वो ग्रामीण विकास हो गए। तो मुझे जयराम रमेश की, मैं पॉलिटिक्स के बारे में तो अभी एकदम से बहुत कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट इज अ वंडरफुल राइटर। जयराम रमेश की किताब है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, अनचेकर्ड ब्रिलियंस जो किताब है वीके कृष्ण मेनन पे, वो पढ़ी जानी चाहिए। हक्सर, PN हक्सर पे उन्होंने किताब लिखी है, सो मैन ऑफ लेटर्स, वो वाला मामला है। चलिए कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ते हैं, नेता नगरी का हाल आगे बढ़ाते हैं। नेता नगरी में हफ्ते के मुद्दों पर चर्चा के बाद अगला सेगमेंट है बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी, ये समझ में आ गया है। क्या उनका पोल प्लैंक होगा, ये भी समझ में आ गया है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को ही आगे रखेंगे। अब ये ज्यादा उस पे बात नहीं करते हैं, एंटी करप्शन पे, जो इनका इनिशियल बिल्कुल 2012-13 वाला था। लेकिन यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि ये 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी गाजियाबाद से, कुमार विश्वास अमेठी से, और भी कई जगहों से। बीजेपी से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा था 2014 में इन्होंने। हाँ, तो और पंजाब ने आबरू रखी थी। हाँ, पंजाब ने आबरू जरूर रखी क्या आपको थी। लगता है कुछ कर पाएंगे यूपी में संजय सिंह के नेतृत्व में? संजय सिंह कैंप कर रहे हैं, लेकिन ना जैसे उनके कैंप, जैसे 2 पार्टीज जिन्होंने दूसरे स्टेट्स में दिलचस्पी दिखाई है, जो आउटसाइडर्स मानेंगे, और जिन्होंने किसी एक नेता को कैंप करने भेजा, उसमें आप अब कंपेयर करके देखिए। संजय सिंह भी कैंप कर रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी कैंप कर रहे हैं। अब उन दोनों के कैंप करने में कितना फर्क है। एक संजय सिंह बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, बयान भी देते रहते हैं, कहीं जाते हैं रोक लिए जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, वो सब चल रहा है। लेकिन उस संजय सिंह के अलावा क्या हो रहा है वहां पे आम आदमी पार्टी का? आप संजय सिंह के अलावा किसी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम याद कीजिए जिसने खबर बनाई हो और जिसको हमने छापा भी हो। कम हो पा रहा है। उनकी भी एक शिकायत ये रहती है, संजय सिंह हो या कांग्रेस वाले हो, सपा वाले हो, उन सबका ये कहना है कि हमारी खबरें ही जगह नहीं बना पाती हैं, और हमारा ये कहना है कि जब आप जमीन पे उतरेंगे तो खुद ब खुद खबर बनेगी। एक मतलब ये मैं बिल्कुल पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूँ, 2 साल से जब हम शो चला रहे हैं सौरभ, और
हमारा ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग है हमारी कि एक हमने पहले खबर बनाई, ठीक है, उसमें कौन फरियादी है, किसके अग्रीड पार्ट, अभी किसान है जैसे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसमें सरकार का पक्ष क्या है क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है, फिर तीसरा हम उसमें करेंगे कि इसमें विपक्ष। ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है और ये बाइटें ढूंढी जाती हैं, विजुअल्स ढूंढी जाती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ट्विटर चूचू चर्रों पे कुछ लिख के नेतागिरी करेंगे तो फिर तो बूथ पे चिड़िया उड़ जाएगी। हम बिल्कुल, हम छवियों को, इमेजेस को, बयानों को हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, वो कहीं से भी आए और उनका अपना अगर वजन होगा तो वो उनको क्यों नहीं जगह मिलेगी। वापस आम आदमी पार्टी पे आते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने काडर पे कोई काम नहीं किया है, अगर ये कहेंगे तो ये बात गलत नहीं है। संजय सिंह के कैंप से पहले भी, संजय सिंह के कैंप के बाद भी ये एक उनके लिए, और वो यूफोरिया भी अभी वैसा नहीं है जो एक यूफोरिया वैसा नहीं। फिर जो अरविंद केजरीवाल अब आगे जो करते हैं वो देखने को मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो जैसा यूपी है उसको उतना अपील करने वाली चीजों में से वो है नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल एक ऐसी पब्लिक डिलीवरी है जो सार्वभौमिक है, हर जगह होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों का अपना वजन यूपी में इतना नहीं है कि लोग आपके पीछे रैली करने लगे। वो तो एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा। लेकिन एक चीज और है, जब आप बोल रहे थे ये दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, पंजाब में मैंडेट मिला था मुख्य विपक्षी दल का, यूपी और पंजाब के चुनाव एक साथ होते हैं, नेता एक है, चेहरा आपके पास एक है, कहाँ कहाँ तैनात करोगे आप? कहीं नहीं साहब हमारे पास फलाने सिंह हैं, ढिकाने मान हैं, सब आप करोगे, लेकिन आपको जो लगता है कि आपका पोस्टर बॉय है जिसके नाम पे आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हो और जीत रहे हो, है ना, दिल्ली में आप बहुत सफल हो, तो वो भी आपकी ताकत बटेगी। दूसरा, अभी यूपी में बहुत प्लेयर्स हैं, सपा है जो लड़ेगी ही, कांग्रेस लगातार कहा जा रहा है प्रियंका गांधी अब लखनऊ में परमानेंट कैंप करेंगी, वहीं रहेंगी अगले 1 वर्ष तक। लगातार वो उन चेहरों को देख रही हैं जिनको वो आइडेंटिफाई करें, नर्चर करें और तैयार करें। तो कांग्रेस से कई छोटे दल हैं जिनके साथ ये गठजोड़ कर रहे हैं। बसपा और असदुद्दीन ओवैसी भी साथ आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। चंद्रशेखर, तो बहुत सारे ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिपल्स फिलहाल क्रिएट होंगे एज ऑफ नाउ। बाकी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। आप ओवैसी का नाम ले रहे थे, नई टेरिटरीज में एंटर करने के सबक ओवैसी से जरूर आपको लेने चाहिए। खैर दोनों का ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स अलग है और ओवैसी को उसका बेनिफिट मिलता है कि वो एक जिसको कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले से एग्जिस्ट करती है, को भी मिलता है और बीजेपी को भी मिलता है, दोनों को मिलता है। अब लेकिन अभी हम क्योंकि नए एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो नहीं, अगर ओवैसी आके जोरदारी से चुनाव लड़ेंगे, मार्क माई वर्ड, दिस विल डेफिनेटली हेल्प बीजेपी, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है उसको असदुद्दीन ओवैसी बहुत सूट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वर्सेस जो क्रिएट होता है ना, तो अरविंद केजरीवाल को ओवैसी से वो थोड़े कुछ सबक वो ले सकते थे ऑर्गेनाइजेशन में, एक पहली चीज। दूसरा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को किस तरह चेक में रखना होता है, किस तरह वहां आप टारगेटेड ऑडियंस वाली जो बात होती है कि आप फोकस कहां कर रहे हो। अभी यूपी बहुत बड़ा है। हाँ, जो हमने बयान अभी प्ले किया है वो थोड़ा ना वेग है यूपी के हिसाब से, ये हम कहना चाहते हैं।